हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए सैलरी हेड का वीडियो नंबर 10। पिछली क्लास में हमने परक्यूजिट्स स्टार्ट किए थे, सुविधाएं अनुलाभ जिसको हमने कहा, उसका पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 में हैं, तो मैं आप लोगों को परक्यूजिट्स पार्ट 2 अनुलाभ भाग 2 सिखाने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में केवल एकोमोडेशन के बारे में सीखा था कि फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हम उससे आगे की जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी ये हेडिंग जो चल रही है हमारी, वो है परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल, सभी के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो उस क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हेडिंग पढ़ते हुए चलूँगा ताकि आप लोग बराबर उसको समझते हुए चलें। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हमारा इनकम टैक्स का वीडियो नंबर 15 है। 15 नंबर वीडियो हम बना रहे हैं आज। सैलरी हेड का ये वीडियो नंबर 10 है। ये नंबरिंग मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि कौन सी क्लास इससे पहले है और कौन सी बाद में है। परक्यूजिट्स का आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 भी परक्यूजिट्स का बना है। अब हम देखें, हम धीरे धीरे जो रूल्स हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो मेरा अनुमान है आने वाले 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम सैलरी हेड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसका इंतज़ार हर एक स्टूडेंट को रहता है, क्योंकि उनको थ्योरी की क्लास से ज़्यादा प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन कराया जाता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन एक बात आप भी समझ लें कि बिना थ्योरी, बिना रूल्स के आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पे भी बहुत ध्यान दें, और अब तक जितने भी वीडियोस हुए उसके नोट्स आप कॉपी में बनाएं, उनको याद करें। सैलरी हेड में यदि आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। जैसा कि हम जो हेडिंग हमारी चल रही थी वो हेडिंग है वे अनुलाभ या वे सुविधाएं जो हर एक कर्मचारी के लिए क्या हो, कर योग्य हो। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए, हर कर्मचारी के लिए कर योग्य को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर जुड़े। देखते हैं। देखिए, आज की जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको एक एक करके मैं लूँगा। पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने पहला जो एकोमोडेशन है उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए वो फर्स्ट पार्ट में चला गया। आज हम ले रहे हैं एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, रेंट, है ना। रेट बोला तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको सस्ती दर पे मिलता है तो उसको रेट शब्द भी यूज़ करते हैं। तो एकोमोडेशन कंसेशनल रेंट का मतलब हो गया कि आपसे जितनी रेंट बनती है ना उससे कम ले, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कहता है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन एज पर रूल। आप कैलकुलेट कर लो, जो नंबर 1 में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में उसमें से लेस करना है, ये माइनस का निशान है, लेस करना है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। क्लियर। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने फॉर एग्जांपल जो उसका रूल है उसके बेस पे हमने निकाला 50,000 रुपीज़ होता है, जबकि एम्प्लॉय ने 20,000 पे कर दिया, तो इस फैसिलिटी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। उसके कंसेशनल हो गया, है ना। कितना रुपए कम देना पड़ा, 30,000 रुपये कम देना पड़ा, और जो कम देना पड़ा उसे बचत कहते हैं। बचत यानी हो गया सेविंग, और इनकम टैक्स में सेविंग टैक्सेबल होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट जब आपके हो या कंसेशनल रेट हो, तो ऐसी स्थिति में एज पर द रूल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से जितना एम्प्लॉय ने पे किया है उसको लेस कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि उसकी बचत कितनी हुई, और वो बचत ही टैक्सेबल है। नेक्स्ट, नंबर 3, लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ये एक पार्ट हो गया, पेड बाय एम्प्लॉयर दूसरा पार्ट हो गया। यानी कोई भी ऐसा दायित्व जिसको पे करने की जो लायबिलिटी थी वो कर्मचारी यानी एम्प्लॉय की थी। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को एम्प्लॉय मान लिए, और आप अपने कोई भी आपका जो खर्चा था वो एम्प्लॉयर पे कर देता है, आप नहीं करते। जहाँ पे आप नौकरी करते हो वो पे कर देता है। अब कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो क्यों पे करेंगे,
अरे भैया, अच्छे एम्प्लॉय के लिए सब कुछ पे करना पड़ता है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन होता है, महत्वपूर्ण एम्प्लॉय होता है, उसके लिए उसको सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो ये भी उसका एक पार्ट है ना। तो वो जो पे करता है, अगर आपकी लाइबिलिटी आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। उसका बहुत सीधा सा गणित है, लाइबिलिटी किसकी थी? एम्प्लॉय की, और उसको पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉय की होगी बचत, और बचत टैक्सेबल होती है। एक ही कंसेप्ट हर एक बात में आज अपने आएगा कि जो सेविंग है वो टैक्सेबल होती है। पढ़ते हैं इस पॉइंट को। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज नेम्स बिल, एम्प्लॉय के नाम का जो बिल है, लाइक होटल का, क्लब का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, इनकम टैक्स का, पर्सनल लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी इस तरीके का जो है तो एम्प्लॉय का, ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉय है ना। अगर वो पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर देता है, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल सी गणित है, आप याद रख सकते हैं। आगे, इफ सर्वेंट्स आर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय, अगर नौकर, सर्वेंट्स का मतलब यहाँ पे घरेलू नौकर से है, वो एम्प्लॉयड यानी उनको लगाया जाता है बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी खुद लगाता है हिमसेल्फ, देन होल पेड अमाउंट टू देम विल बी टैक्सेबल। अब ये क्या पॉइंट है, आप इसको समझ ले। जैसे आप एम्प्लॉय हैं, आपने अपने घर पे घरेलू जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं, उनको आपने रखा हुआ है, उसको अपॉइंट तो आपने किया, यानी एम्प्लॉय ने अपने घर पे नौकर रखे, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर करता है। क्लियर? तो इस तरह का पेमेंट यदि कोई हो रहा है तो ये भी उसके लिए फैसिलिटी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके खर्चा पे नहीं करना पड़ा, और जो बचत है वो क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं आगे। चिल्ड्रन, पेमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन बिल इन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर एम्प्लॉय का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उसकी स्कूल की फीस एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो जितनी फीस उसने पे की वो कर्मचारी के लिए सेविंग हो गई, बचत हो गई, और वो बचत इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। उसके बाद में अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयज पर्सनल कार यूज फॉर पर्सनल पर्पस विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। आप कर्मचारी हैं, आपको एक कार यूज़ कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर ने आपको दी है, और उस कार का सारा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर उठाता है, और उसका जो यूज़ है फॉर पर्सनल पर्पस विल बी टैक्सेबल। अगर उसका यूज़ ऑफिशियल नहीं हो के वो आपका सारा का सारा जो यूज़ है वो पर्सनल यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पर्सनल यूज जितना भी आपने किया, उस पर जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया, वो आपके लिए फैसिलिटी होगी, आपके लिए सेविंग होगी, इसलिए वो आप लोगों के लिए टैक्सेबल होगी। तो मैं एक कंसेप्ट आपको देता हूँ, थोड़ा उस पर आप गौर करना। होता क्या है कि इनकम टैक्स में ये जितनी भी बातें आती हैं सैलरी हेड में, तो एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। तो जब भी आप इसको पढ़ें तो खुद को एम्प्लॉय माने, और जो सर है ना उसको एम्प्लॉयर मान लिया करो। दो लोग हो गए, तो खुद पे जब आप उसको लेके सोचेंगे तो मुझे लगता है वो रूल आपको जल्दी याद भी होगा और समझ में भी आएगा। तो अब आपने जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि आप गाड़ी लेते हो, मेरी गाड़ी लेके जाते हो, और आप कहते हो सर मैं घूम के आऊँगा, तो आप मेरे एम्प्लॉय हो। मैंने कहा ठीक है, घूमा, पेट्रोल वेट्रोल सब मैंने डलवा दिया, 10-15 हज़ार का खर्चा गाड़ी पे हुआ, और सारा मैंने पे किया, और उसका यूज़ ऑफिशियल नहीं था, पर्सनल पर्पस था, इसलिए सारा का सारा क्या हो गया? टैक्सेबल। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए बचत हुई है। सेविंग जो है वो इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स लगता है। क्लियर पेरेंट्स? आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एन्युटी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। बहुत सिंपल उसने बता दिया है। यदि आपने अपनी LIC का प्रीमियम है या आपके एन्युटी प्रीमियम है, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, वार्षिक की बोलते हैं इसको, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी जो एम्प्लॉय के नाम से है और उसका पेमेंट जो है वो कौन कर देता है? एम्प्लॉयर कर देता है, तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। और ये भी वही है, एम्प्लॉय का लायबिलिटी था, पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने।
तो एम्प्लॉय की हो गई बचत, और बचत होती है टैक्सेबल। एक ही एक मूल जो बात है ना, वो सिर्फ सेविंग का टैक्सेबल होना है। आप इसको कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी अगर कोई एम्प्लॉयर करवाता है एम्प्लॉय की, तो वो, और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक राजकीय बीमा होती है, तो अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी है या स्टेट इंश्योरेंस यदि है तो ये आपके हो जाएगी टैक्स फ्री। ये इसके एक्सेप्शन का पार्ट है, याद रखना है। एक्सीडेंटल पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड स्टेट पॉलिसी बोथ विल बी टैक्स फ्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। आपने अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से, देखो एक शब्द और चीज़, जैसे वैसे मैंने ये बात पूर्व की जो वीडियो बनाया उसमें बताई थी। एम्प्लॉयर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है। एम्प्लॉयर का मतलब कोई भी जो आपको पैसा देता है या जिसने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, दैट पर्सन विल बी एम्प्लॉयर। वो कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कुछ भी। तो आपने क्या किया, उससे लोन लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तो आप ऑब्वियस है एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले लोन वो अपने एम्प्लॉयर से ही मांगता है, क्योंकि सबसे निकट वो ही होता है। तो जब वो उससे लोन लेता है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो बिना ब्याज के दे दे कि हाँ ले जाए, ये लो पैसे 2 लाख रुपए पकड़, कोई ब्याज नहीं लगेगा, बस तुम मूल पैसा दे देना, ठीक है। या ये हो सकता है कि जैसे बाजार में 10% ब्याज से होता है, उसको बोलता है तो मेरे को सिर्फ 4% ही दे देना। तो ये कंसेशनल लोन हो गया। क्लियर है ये बात? तो ऐसी स्थिति में अगर आपको वो फ्री देता है या वो कंसेशनल रेट पर देता है, तो दोनों ही स्थिति में जो आपकी बचत है वो टैक्सेबल होगी। अब प्रश्न उठता है कि उसकी बचत हमें पता कैसे चलेगी? तो इसके लिए बहुत सिंपल है। एसबीआई की जो उस समय की इंटरेस्ट की रेट है, उस रेट के आधार पर आप उसको देख लें। अगर उसने उससे ब्याज कम लिया है तो कंसेशनल हो गया, और नहीं लिया है तो वो सारा का सारा उतना की उतनी सारी बचत हो गई, तो वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अभी मैं उसको एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा, हम इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। तो अब वो आगे कहता क्या है, इफ दिस लोन इज 20,000 और लेस। अगर आपने इस तरह का कोई अपना लोन जो है वो 20,000 या उससे कम का है, दिस फैसिलिटी विल बी एग्जम्प्टेड। तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 तक आप अपने एम्प्लॉयर से लो, वो आपके लिए कोई बचत वगैरह कुछ भी काउंट नहीं होगा। लाइकवाइज इफ दिस लोन इज टेकन फॉर कैंसर, टीबी, एड्स डिजीज, अगर कोई इस तरह की बीमारी के लिए लिया गया है, जो ये आपके जैसे नाम है इसमें, तो भी वो आपके एग्जम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। बट एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस विल बी टैक्सेबल। अब मान लो आपके कोई इंश्योरेंस भी करा रखी थी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और उससे आपको इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लॉस होने पर पैसे दे दिए, तो जितना पैसा वो वापस दे देती है उतना वापस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? प्रश्न उठता है, ये पॉइंट थोड़ा सर समझ में नहीं आया। होता क्या है इसको एग्जांपल से बता। जैसे मान लो आपने किसी बीमारी के लिए पैसे लिए, लोन, आपको कोई बीमारी थी तो उसके लिए आपने लोन लिया, और वो बीमारी ऐसी थी जिसमें आपके टैक्स फ्री हो सकता था। आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखी थी। हुआ ये कि 2 लाख का लोन मिला और उसके बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनी जो थी उसने 1,50,000 रुपये आपको दे दिए। क्लियर? लेकिन अब आपको जैसे ही उसने पैसे दिए, वो लोन आपने चुकाया नहीं। लोन लिया हुआ था 2 लाख का, आपको चुकाना था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1.5 लाख रुपए दे दिया है, तो आपको वो पैसा चुका देना चाहिए था, लेकिन आपने चुकाया नहीं। जितना पैसा आपको मिला और आप इंश्योरेंस कंपनी से मिला और आपने नहीं चुकाया, उतने पैसे पे वो ब्याज जो है वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि वो फ्री था जब तक इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि आपको जो डिजीज़ थी वो टैक्स फ्री वाली डिजीज़ के पैसे के लिए थी। क्लियर? तो ये एक बेस तरीका है, आप उसको समझ लें। बचत एक ही चीज़ है, बचत को समझने की कोशिश करो। बचत हुई, 1.5 लाख उसे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, उसने वापस चुकाया नहीं, इसका मतलब उस 1.5 लाख को वो यूज़ करने लगा, तो इसका मतलब भी उसके पास 2 लाख रुपए बीमारी के जो खर्च कर चुका था उसमें से 1.5 लाख आ गए हैं, और अब वो 1.5 लाख उससे चुकाने के बजाय वो उसे अपने काम में ले रहा है। तो उससे अपने काम में लेता है तो ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा।
बस ये यही बात कहता है। देखो, बट एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस विल बी टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रेट्स विल बी टैक्सेबल एज पर द इंटरेस्ट रेट। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा रहा हूँ। ये टेबल हर साल बदलती रहती है। मैंने ये आपके देखो लिखा है बहुत स्पष्ट कि ये जो रेट है वो आपके फाइनेंशियल ईयर तो 19-20 है और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए है। तो अभी जो बच्चे बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं उनके ये काम में आने वाली है। तो इसीलिए मैंने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लिख दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ सके। फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर आप इसको समझ लें। तो ये दरें आप याद कर सकते हैं। जो बच्चा अभी आने वाला जो सेकेंड ईयर का पेपर देगा उसके लिए काम आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो अपने बुक में ये ईयर देखे, ठीक है ना। इस ईयर के हिसाब से वो SBI की रेट्स निकाल ले। ये सारी की सारी SBI की रेट्स हैं। ये रेट्स हमें याद रखनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम में हमारे काम आएंगी। उसका बहुत सीधा सा कारण यही है कि हमें इसको क्या करना होता है, ये क्लियर करना होता है कि बचत कितनी हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और एग्जांपल्स लेके। जैसे मान लो किसी कर्मचारी ने हाउसिंग लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो ऐसी स्थिति में मान लो वो पुरुष है, तो ऐसी स्थिति में उस पर ब्याज लगता है 8.75 से 9.15 की एक रेंज दे रखी है। वो लोन के लेवल पे डिपेंड करता है। तो मैं आपके लिए एक बार के लिए मान लेता हूँ, हाईएस्ट वाली ले लेता हूँ 9.15। और मालिक से जब आपने लोन लिया उसमें दो बातें हो सकती है, वो आपसे कोई भी ब्याज ना ले, और या ये हो सकता है वो आपसे कुछ ब्याज ले। अगर कुछ भी ना ले तो इसका मतलब 9.15 की प्योर बचत हो गई, आपकी ब्याज लग ही नहीं रहा है, तो 9.15 ही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख का, तो ऐसी स्थिति में उसका 9.15% उसकी फैसिलिटी आपकी बचत हुई ना। आप कोई ब्याज दे ही नहीं रहे हो 10 लाख पे, तो वो जो बचत हुई वो बचत आपके टैक्सेबल होगी इस रूल से। हाँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने ब्याज की दर जो है वो 5% आपसे ली, यानी इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट, तो कंसेशनल रेट पर यदि वो आपसे लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सिंपल सी बात है कि आपके जैसे मान लो 5% वो आपसे लेता है, तो 9.15 में से 5% लेस किया, यानी 4.15% आपकी बचत हुई, और 4.15 जो आपकी बचत हुई वो बचत टैक्सेबल हो जाएगी। 10 लाख का 4.15% निकाल लेंगे और वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट विल बी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, यानी जो बचत हुई। जब उसने आपसे कुछ भी ब्याज नहीं लिया तो 9.15 सारी बचत थी। जब उसने 5% ले लिया तो 4.15 बचत होगी, तो बचत टैक्सेबल होती है। बस ये इतना ही कंसेप्ट। अब ये जो दर हैं वो एक एक करके आप नोट करें। कार के लिए अगर लोन लिया है तो 9.30 से 9.80 है, और उसके बाद में आपकी जो ये होता है ना प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार, यानी जिसको हम सेकंड हैंड कार बोलते हैं, उसके लिए है तो वो 11.5 से 12.5 है। दोपहिया वाहन 2 व्हीलर के लिए है, और सुपर बाइक लोन है यदि कोई बड़ी गाड़ी है उसके लिए ले रहे हो तो 17.7 और 11.80 है। एजुकेशन लोन ले रहे हो तो 10.55 और आपकी 10.80 है, पर एनम लगता है ना। लड़कियों के लिए लोन लेते हो तो ये छूट का प्रावधान इसमें किया गया है, तो ये भी इसमें है। पर्सनल लोन है तो ये आपके 11.65 और 12.65 है। ये सिबिल होता है, ये लोन लेने के लिए स्कोरिंग होता है, कोई भी व्यक्ति की क्रेडिटेबिलिटी क्या है वो सिबिल कहलाता है। ये एक अलग मुद्दा है, पर आप फिलहाल इसको याद रख सकते हैं। तो ये ब्याज की दरें मैंने आप लोगों को बता दिया, हर असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखनी पड़ती है। मैंने अभी जो दी है वो असेसमेंट ईयर ऊपर लिख दिया है। अब हम इसके विशेष नोट देखते हैं। ये सारी ब्याज की दरें आपको याद होनी चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट को वैसे भी याद होनी चाहिए, है ना। अगला नोट 1, ब्याज की गणना प्रत्येक माह के लिए की जाएगी, यानी एवरी मंथ होगा। माह के अंत में यानी एंड ऑफ द मंथ उसकी, यानी 31 तारीख को उसका बैलेंस क्या है लोन का, उस पे ब्याज की राशि की गणना की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, यदि 1 अप्रैल को बकाया ऋण यानी आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो 1 लाख रुपए हो, और अप्रैल माह में 20,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया हो, तो जो महीने की लास्ट तारीख है उस दिन उसका बैलेंस कितना होगा, 80,000। तो इस 80,000 यानी 80,000 पे ही ब्याज की गणना की जाएगी, यानी महीने की लास्ट डेट पर जितना लोन बकाया हो उस पे ब्याज की गणना की जाती है। नंबर 2, यदि ऋण रियायती दर पर दिया जाए तो
उक्त ब्याज दर वसूल की जाएगी। ब्याज दर का अंतर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया, 9.15 माइनस 5% वो आपसे ले लेता है, तो 4.15 टैक्सेबल हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। उसके बाद में आपके यदि ऋण मकान, शिक्षा, कार, दोपहिया वाहन, त्योहार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य है तो ब्याज की एक्सप्रेस क्रेडिट वाली रेट लगेगी। ये एक्सप्रेस क्रेडिट वाली रेट मतलब लगभग आप ये समझ लें पर्सनल लोन की जो रेट होती है, व्यक्तिगत लोन, वो माना जाएगा अगर इन सब के अलावा है तो। मकान के लिए ऋण में क्रय और बनाना ही सम्मिलित है। ठीक है, मकान अगर आप क्रय करते हो, परचेज करते हो तो और बनाते हो तो मकान का ऋण माना जाता है। लेकिन मकान की मरम्मत का अगर है तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। मरम्मत का ऋण जो है वो एक्सप्रेस क्रेडिट दर से लिया जाएगा, यानी फॉर रिपेयर अगर आप लोन लेते हो तो एक्सप्रेस क्रेडिट वाली रेट ली जाएगी। क्लियर? इतना ही पॉइंट है। आप इसके अंतर्गत आप देखें, ब्याज दर थी, कंसेशनल रेट का पॉइंट इसमें था। इसमें हमें ये सीखना सिर्फ इतना सा था बच्चों कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हो तो वो 2 शर्तों पे हो सकता है। वो आपसे कोई ब्याज ना ले, तो फिर कितना ब्याज दर आपकी बचत हुई तो वो एसबीआई की रेट से कंपैरिजन करना है, तो वो सारी बचत हुई और वो टैक्सेबल हो गया। दूसरा होता है कंसेशनल रेट। तो कंसेशनल रेट में आपको क्या करना होता है कि जितनी भी एसबीआई की रेट है उसमें से जितना एम्प्लॉय पे कर रहा है तो जो बचत हुई वो शेष राशि जो है वो उतना % की उसकी बचत होगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। बच्चों, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में दे रहा है, हर वीडियो में मैं देता हूँ, तो आप उस पर मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका क्या ओपिनियन है, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रोवाइडिंग मूविंग एसेट्स टू एम्प्लॉय फॉर यूज़। याद रखना, फॉर यूज़। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है कि भैया ये लो, आप पकड़ो, आप ये मेरी एसेट्स है, उसको आप यूज़ करो। एसेट्स में वो आपको फर्नीचर दे सकता है ना। यहाँ शब्द लिखा है मूवेबल एसेट्स। तो मूवेबल एसेट्स में ये सारी गाड़ियाँ और वगैरह सब आते हैं, है ना। कोई मशीन दे दी, कोई सोफ़ा दे दिया, कोई अलमारी दे दी, कोई फर्नीचर दे दिया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, ये सारे। क्लियर? अगर वो आपको यूज़ करने के लिए दे देता है तो उसको भी इनकम टैक्स बचत मानता है। ये भी आपको याद रखना है कि भाई आप उसका यूज़ कर रहे हैं, आपकी बचत है, आप उसके लिए कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, तो वो भी टैक्सेबल होगी। पढ़ते हैं इस रूल को। एक्सक्लूडिंग कंप्यूटर एंड लैपटॉप, यहाँ पे ये बात उसने पहले ही क्लियर कर दी कि भाई ये भी है तो मूवेबल एसेट्स, लेकिन इनको आप एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप तो आजकल हर बिजनेस में देते हैं और वो देते इसलिए ताकि हम ऑफिस का काम अच्छे से कर पाए, तो इसको फैसिलिटी नहीं मानते हैं। बाकी अगर उसके अलावा कोई फर्नीचर है, सोफ़ा सेट है, कोई और है, फ्रिज है, ऐसी कोई चीज़ दे दे तो वो कहता है 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इफ़ ऑनर इज एम्प्लॉयर। वो कहता है 10% उस जो आपके एसेट्स थी जिसका आप उपयोग कर रहे हो वो आपके फैसिलिटी मानी जाएगी। तो बहुत सिंपल सा रूल है, 10%। उसने कहा कोई एसेट्स आपसे कोई कहे कि भाई ये मैं कंपनी के एसेट्स जो है वो यूज़ करता हूँ तो क्या ये इनकम टैक्स में आएगी, तो आप बोले हाँ आएगी। इनकम टैक्स में 10% उसकी कॉस्ट का जो है वो आपके वैल्यू ऑफ फैसिलिटी माना जाएगा और वो आपकी सैलरी में जुड़ेगी और टैक्सेबल होगी, है ना। तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये इतना ही है। आगे, अदरवाइज होल, अगर वो एम्प्लॉयर की है, अगर मान लो वो आपसे किराए पर लेके देता है, अदरवाइज होल हायर्ड अमाउंट विल बी टैक्सेबल। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको वो चीज़ किराए पर लेके दे रहा है, तो किराए पर वो जितना खर्चा कर रहा है, जितना वो किराया दे रहा है एम्प्लॉयर, वो आपकी सुविधा मानी जाएगी। ये भी समझ में आता है। यानी इसका आप ये समझ लें कि 2 तरीके से दे सकता है, या तो उसकी खुद का कोई एसेट्स है वो आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो अगर वो अपना दे रहा है तो ऐसी स्थिति में 10% लेना है, 10% ऑफ द कॉस्ट। अगर उसके पास खुद की नहीं है लेकिन उसने आपको कोई फैसिलिटी दी है कि भैया आप उपयोग में कर लो और उसके लिए वो किराया चुकाता है, तो वो किराया जितना भी चुकाता है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एसेट्स शुड नॉट बी ओल्डर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा पुरानी एसेट्स नहीं होनी चाहिए। इफ़ मोबाइल एसेट्स इज ओल्डर देन 10 ईयर्स देन दिस यूज़ विल बी टैक्स फ्री। क्लियर? ये बात कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 साल का कारण क्या है बच्चों कि अगर 10% से लगातार 10 साल तक उस एसेट्स को यूज़ किया
तो उसकी वैल्यू ही नील हो गई। जब उसकी वैल्यू ही नील होगी तो अब यूज़ करने से उसका कोई फैसिलिटी नहीं माना जाएगा। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय विल बी सब्सट्रैक्टेड। अगर सब्सट्रैक्टेड मतलब घटाना है, अगर आप कोई एसेट्स यूज़ करते हो उसका 10% होता है 5,000, जिसमें से आपका एम्प्लॉयर कहता है भैया 2,000 रुपये तो मैं तेरे से इसका लूँगा, तो आपकी बचत कितनी होगी 3,000। ये 3,000 टैक्सेबल होगा। तो ये कहता है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय यदि कोई पेमेंट कर देता है तो ऐसी स्थिति में जितना वो पेमेंट कर देता है उतना उसमें से घटा दो, शेष बचा जो है वो फैसिलिटी माना जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, फ्री और कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है। ऊपर वाले पॉइंट में ये कहा था कि वो अपना फ्रिज जो है वो आपको उपयोग में लेने के लिए देता है, वो अपना फर्नीचर आपको उपयोग में लेने के लिए देता है, यूज। यहाँ पे वो कहता है फ्री और कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स मतलब इस बार वो अपनी एसेट्स आपको दे देता है, रख लो तुम्हारी होगी आज से। क्लियर? अब वो रखने के लिए आपको एकदम फ्री में दे सकता है, भैया मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, या वो ये कहेगा यार ये 50,000 का, ऐसा कर तू मेरे को तो 20,000 रुपये दे देना, ये तू रख ले, तो ये कंसेशनल हो गया, सस्ता हो गया। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि उसकी वैल्यू, फैसिलिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, WDV ऑफ एसेट्स। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो मूल्य आया उसमें से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जितना वैल्यू पे कर दिया वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ये यहाँ तक ही है, आसान है ना। WDV माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। WDV क्या होती है वो यहाँ पे लिखा है, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपको पता है 11th में सीखी हुई बातें हैं। तो यहाँ पे इस रूल का एक ही पॉइंट आया ना, इसका मतलब यही तो है, टैक्सेबल अमाउंट इज विल बी क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। वैल्यू ऑफ एसेट्स, मान लो उस एसेट्स की वैल्यू मैंने कही कि भाई वो जो फ्रिज था वो 50,000 का है, उसमें से एम्प्लॉय ने आपके 30,000 रुपये पे कर दिए, तो बचत कितने की होगी, 20,000 की होगी। ये 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन रेट, अब प्रश्न तो आ गया था कि भाई आपको डैप लगाना है तो डैप की रेट क्या होंगी। तो डेप्रिसिएशन रेट में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उसमें 50% ऑन WDV। यहाँ पे कंप्यूटर होगा क्योंकि इस बार उसने कंप्यूटर आपको दे दिया है घर पे रखने के लिए, तो वो ऑफिशियल नहीं होके पर्सनल हो गए। 50% WDV, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यदि हो तो फ्रिज वगैरह। अगर कार है तो 20% ऑन WDV, और अदर कोई है इन दोनों के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक और कार के अलावा, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एनुअल। यानी इन दोनों में तो WDV है और इसमें आपके स्ट्रेट लाइन मेथड है, याद रखना है ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लेना है। नोट, डेप इज टेकन फॉर कंप्लीट ईयर, यानी डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर के लिए निकालना है। मंथ्स आर नॉट कंसीडर्ड, महीनों को किनारे कर देना, मंथ वाइज डेप नहीं निकालना है। जैसे मान लो कोई संपत्ति 3 साल 7 महीने यूज आई है तो 7 महीनों को हटा दो, 3 साल का डेप कैलकुलेट करना है। ये इसका नोट है। तो ये हुआ टैक्स आपके फ्री और कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, इसमें आपके दिया हुआ है ट्रैवलिंग एंड टूरिंग फॉर अवेलिंग हॉलीडेज। अगर आप छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं तो उसके लिए उसकी फैसिलिटी भी टैक्सेबल होगी, छुट्टियां हॉलीडे एंजॉय के लिए। अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, कितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया और उसमें से घटाना है, लेस करना है, वो आपके क्या है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। मान लो आप घूमने के लिए गए 15 दिन और आपने 50,000 रुपये खर्च किए और आपका जो एम्प्लॉय यानी आपने उसमें से केवल 20,000 ही दिए, तो ऐसी स्थिति में 30,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आसान सी गणित है। एम्प्लॉयर ने मतलब घूमने आप गए, आपको स्पॉन्सर किया आपने एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर ने 50,000 खर्च कर दिए, आपसे उसने केवल 30,000 रुपये लिए, तो 20,000 टैक्सेबल, 20 लिए तो 30,000 टैक्सेबल। क्लियर? छोटा सा पॉइंट था। यहाँ पे नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम LTA। लीव ट्रेवल असिस्टेंस अलग है, उससे इस रूल को आप लिंक मत करना। अब आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है LTA क्या होता है, चिंता मत करो, आने वाले वीडियो में LTA भी आ जाएगा, तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं।
9th पॉइंट, ये भी अच्छा है। 9th पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ फ्री मील एंड टी स्नैक्स। अब फैसिलिटी ऑफ फ्री मील यानी खाना फ्री में दिया जाता है, और टी स्नैक्स यानी आपको नाश्ता हो गया। तो उसके लिए वो कहता है अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, है ना, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। आप देखें लगभग हर पॉइंट में ये आता है, एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया और आपसे कितना लिया, उससे जो डिफरेंस है वो सेविंग होगा, और सेविंग जो है वो टैक्सेबल होगी। बट इफ़ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, अगर ऑफिस टाइम में दी जाती है तो क्या होगा? टी और स्नैक, चाय और नाश्ता दिया जाता है तो टैक्स फ्री है। ऑफिस में चाय नाश्ता तो हो सकता है, वो तो फ्री मान के चलो आप। उसके बाद में आपके आता है लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी भैया टैक्सेबल होती है, लेकिन कब? अगर उसकी वैल्यू 50 रुपये से अधिक हो। तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले लिया है, वो समझे। 50 रुपीज़ पर मील, एक समय का जो खाना होता है वो 50 रुपये से ले लेंगे, ठीक है। लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, उसमें से एम्प्लॉय ने कितना पेमेंट कर दिया, जो शेष बची वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है लंच फैसिलिटी एक्सीड अमाउंट ओवर ₹50 पर मील। 50 रुपये से, मतलब यानी आप समझें कि 50 रुपये तक तो टैक्स फ्री है। उसके ऊपर मान लो आता है कि 10,000 रुपये आपके खाने पे खर्च हुए, पूरे महीने का, एक दिन का नहीं है तो, और आपसे वो 4,000 रुपये लेता है, क्लियर। तो हमने दो चीज़ें घटानी है, पहले टोटल खर्च कितना हुआ खाने पे वो निकाल लो, उसमें से 50 रुपये पर मील का घटा दो क्योंकि वो टैक्स फ्री है, और उसके बाद में आपने अगर कोई पेमेंट किया है, मैं आपको एम्प्लॉय मान रहा हूँ, आपने अगर कोई पेमेंट और कर दिया है तो वो भी लेस, उसके बाद में जो बच गया वो आपको क्या करना है, टैक्सेबल करना है। बस ये इतना ही है। नेक्स्ट, थके तो नहीं प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आधे घंटा हुआ है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, ज़्यादा नहीं है, अब 10 मिनट, 5 मिनट बस, है ना। चलो, गिफ्ट। गिफ्ट का बहुत सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों, देखो टैक्सेबल अमाउंट कितनी होती है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट माइनस 5,000, यानी 5,000 रुपये तक का तो टैक्स फ्री है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया इसका सीधा ही, वैल्यू ऑफ गिफ्ट। अब वैल्यू ऑफ गिफ्ट मान लो वैल्यू है 10,000 की, तो 5,000 घटाएंगे तो 5,000 टैक्सेबल। वैल्यू 8,000 की है तो 5,000 घटाएंगे 3,000 टैक्सेबल। अगर वैल्यू 3,000 है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 5,000 तक का टैक्स फ्री होता है, क्लियर। व्हेन गिफ्ट इज इन चेक और कैश, अगर आपकी कैश या चेक में दिया जाता है गिफ्ट, मैं मान लो आपको 5,000 रुपये का आपकी चेक दे देता हूँ बर्थडे पे, लो एंजॉय करो प्यारे बच्चों, तो इनकम टैक्स पे वो सारा टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से है। फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ही दे दिया आपको कि जाओ एंजॉय करो, तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। जितना भी उस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करो, पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो सारा का सारा टैक्सेबल। फैसिलिटी ऑफ हेल्थ क्लब एंड अदर क्लब्स, समझ में आता है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल। आप कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हो, आप जिम ज्वाइन करते हो, कहीं पे भी कोई है, तो वो पैसा जितना भी वहाँ पे लगता है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नोट, if this facility is provided by the employer for all the employees equally then the facility will be tax free। लेकिन अगर ये फैसिलिटी टैक्स फ्री कब होगी, अगर मैं जिम की फैसिलिटी सारे एम्प्लॉयज़ को देता हूँ, सबको एंजॉय कराता हूँ कि लाओ सारे जिम जाओ, है ना, तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स फ्री हो जाएगी। पर अगर आप अकेले हैं, मिल रही है, यानी एज अ पॉलिसी नहीं मिल रही, सिर्फ आपको ही मिल रही है, तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का है। बस ये लास्ट है 13, फ्री और कंसेशनल ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। कई बार क्या होता है कि आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयर है या उसके पास डिबेंचर है वो आपको सस्ते या फ्री में दे देती है। फ्री और कंसेशनल ट्रांसफ़र, कंसेशनल मतलब सस्ता और फ्री का मतलब फ्री। तो ऐसी स्थिति में कितना टैक्सेबल होगा, तो वो कहता है कि मार्केट की प्राइस निकालो, मार्केट वैल्यू, उसमें से आपने जो भी पेमेंट किया है, पेमेंट या तो आप कुछ पैसे करोगे या नील करोगे, तो जो भी है वो लेस कर दो, जो शेष बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इतना सही फार्मूला है। जैसे मान लो शेयर जो है वो बाज़ार में 150 रुपये का है और आपको मैंने 20 रुपये में दे दिया, तो ऐसी स्थिति में 130 रुपये आपकी बचत हुई, और बचत क्या होती है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है।
ये बच्चों 13 पॉइंट तक मैंने आपको कराया और यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रुकना है, अभी 5 मिनट बाकी हैं। जितने भी रूल्स मैंने बताए वो मैं सारे के सारे आपको हिंदी मीडियम में और दे रहा हूँ, तो कोई भी मेरा प्यारा बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो इनका स्क्रीनशॉट ले ले और सारे पॉइंट चूँकि समझा मैं चुका हूँ तो स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाएगा। ये आपके 1 से लेके 5 तक के पॉइंट हो गए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें जो ऊपर इंग्लिश में थी वो सारी हिंदी में और लिखी हुई है। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो ज़रूर लिखना है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट के लिए ये टेबल है, ये आपकी टेबल, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लें। 2 ये अन्य पॉइंट, यहाँ पे आपके 3। अब 6 से लेके 8 तक यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा। उसके बाद में 9 से लेके 13 तक ये आपके लास्ट हो गए। 13 पॉइंट आज हमने पढ़े, सारे के सारे मैंने इंग्लिश में बताए, इंग्लिश में लिखे हुए थे, उसको समझाया। उसके बाद में सारे पॉइंट मैंने आपको हिंदी में भी दे दिए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको कई बार दिक्कत आती है कि वो लिखे कैसे, तो मैंने हिंदी मीडियम को भी थोड़ा ध्यान में रखा है और सारी चीज़ें जो उसमें इंग्लिश में थी वो सारी की सारी इसमें भी आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जम के मेहनत करो, इन रूल्स को याद करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर लिखें और पिछले सारे वीडियो देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धीरे धीरे हम इनको जल्दी से इनकम टैक्स में और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे सीखते जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।